सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम 12th फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र जो है कि जब किसी भी आवेश को, जैसा कि हमने अगले इसमें सेशन में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश बताया था मैंने, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होते हैं, धन आवेश प्रोटॉन होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आवेश के मध्य जो है गति होती है और गति उत्पन्न होती है। अगर घर्षण के कारण गति उत्पन्न हुई तो वह घर्षण विद्युत कहलाएगा। इस आवेश को हम जो है स्थिर रखकर भी रख सकते हैं। तो स्थिर अगर रखा गया है आवेश तो वहाँ पे स्थिर विद्युत होगी। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश को रखने पर उसके चारों ओर विद्युत प्रभाव का जो अनुभव करता है, जो आवेश उस चारों ओर, उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है और यह सदिश राशि होता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जब अल्प दूरी पर अगर कोई दो आवेश स्थित होते हैं, अल्प दूरी यानी बहुत ही कम दूरी पर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे धन क्यू आवेश है और यहाँ पर ऋण क्यू आवेश है, यहाँ पे धन क्यू आवेश है और ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पर इसकी दूरी जो होगी बहुत ही अल्प दूरी, मान लीजिए कि 2a है, तो a दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी -q से होकर, और o से +q तक जो होगी वो दूरी होगी a। तो a से a यानी यह टोटल दूरी कितनी होगी, 2a होगी। जब अल्प दूरी पर दो विपरीत आवेश हो तो वहां पर इन आवेशों को द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे हम, द्विध्रुव कहेंगे। और द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। एक और प्रश्न बनता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह कोई भी आवेश हो, तो यहाँ पर हम एकांक धन आवेश ले लेते हैं। एकांक का अर्थ होता है एक अकेला, जिसका मान 1 होता है वह एकांक आवेश कहलाता है। एकांक धन आवेश Q और उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एकांक धन आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसे P से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया कि एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश, जिस आवेश का परीक्षण किया जाता है, एकांक धन आवेश या तथा उनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, द्विध्रुव की जो दूरी है, उनका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्विध्रुव की परिभाषा बन गई, एक आवेश, एक एकांक धन आवेश या द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बन गई। फिर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश, अगर यहाँ पर ऐसा आवेश अगर स्थित है जिस पर हमें परीक्षण करना है, तो यह जो है विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव कर रहा है, अब यहाँ पर यह आवेश उपस्थित है तो ये किसी न किसी बल का तो अनुभव करेगा। तो यह जो विद्युत क्षेत्र में यह एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे E से दर्शाते हैं और यह एक सदिश राशि। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे
कूलाम का नियम। कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया कि यदि दो द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित है, मान लीजिए -q आवेश है और ये +q आवेश है और यहाँ पर O है और इनके बीच की, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है। यदि दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित है तो इनके मध्य कोई ना कोई तो बल लगेगा। अगर समान आवेश को पास में लाया जाए, मान लीजिए कि धन q और धन q को पास में लाया जाए तो इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर विपरीत आवेश को अगर पास में लाया जाए तो इन पर आकर्षण बल लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब विपरीत आवेश को पास में लाते हैं तो आकर्षण बल का अनुभव होता है, मतलब वे जो है एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब समान आवेश जब पास में आता है, ये आवश्यक नहीं है कि +q हो, -q भी हो सकता है। जब समान आवेश जब पास में आने की कोशिश करता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही समझाने का प्रयास किया गया है कूलाम के द्वारा कि जब दो द्विध्रुव जब स्थित हो और उन पे कोई बल लग रहा हो, या तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, तो मान लीजिए कि वह बल F है। तो अगर यहाँ पर धन और ऋण न लेते हुए मैं आवेश Q1 और Q2 लेता हूँ तो इन पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी r मान लीजिए, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि यदि दो आवेश है, अब हमें पता नहीं है कि धन आवेश है कि ऋण आवेश है, तो यदि दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित है, उनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम का नियम ये कहता है कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R। अब अगर यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक लगेगा, मान लीजिए कि वह स्थिरांक A है, तो A Q1 बटे Q2 अपॉन R। अब ये क्या है, ये बल है, तो बल काय में होगा, न्यूटन में। न्यूटन में कब होगा, एसआई पद्धति। अगर सीजीएस पद्धति लेते हैं, सीजीएस पद्धति लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, A Q1 Q2 बटे R² और डाइट में हो जाएगा, क्योंकि सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। अब इसके बाद अगर यहाँ पर जो A का मान है, अगर A का मान निकाला जाए तो वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा A का मान 9 × 10⁹ निकाला। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा A बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। अब न्यूटन लिखा है और A का मान रखा है हमने, A का मान क्या रखा है, 9 × 10⁹ ऑलरेडी वैज्ञानिकों ने निकाल के दे दी। लेकिन ये कौन सी पद्धति में, ऐसा ही पद्धति में सीजीएस पद्धति होगी। सीजीएस पद्धति में जो स्थिरांक होते हैं उसका मान 1 होता है, तो हमें यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। तो A बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R² डाइन। ये जो आया ये मान कहीं में आया है, सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो कूलाम का ये व्युत्क्रम, कूलाम का नियम
तो कूलाम के नियम के अनुसार एफ का मान क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में Q1 Q2 R स्क्वायर डाई। अगर ये दो आवेश जो है ये अल्प दूरी पर स्थित है Q1 और Q2 और इनके मध्य जो है कोई परावैद्युत माध्यम रखा है या हम कह सकते हैं कि कोई परावैद्युतांक का कोई ऐसा पदार्थ रखा है, कुचालक पदार्थ रखा है, तो कुचालक पदार्थ मान लीजिए कि उसका परावैद्युतांक के कुचालक पदार्थ में कुछ भी हो सकता है। कुचालक पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ में रबर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है और कागज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो ये सारे कुचालक पदार्थ, अगर कुचालक पदार्थ रखा है और जिसका परावैद्युतांक के है, तो प्रयोगों द्वारा पाया गया कि इस ए का मान जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक नया वर्ड आ गया, इस वर्ड को कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट, नॉट नहीं कहते, नॉट कहते हैं, NODE नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं और एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। तो ये मान जब हम यहाँ पर रख देते हैं तो F का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो या नॉट, और परावैद्युत माध्यम रखा है तो K होगा। ये कब होगा? जब यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम होगा, परावैद्युत माध्यम। अब परावैद्युत क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें आवेश को प्रवाहित होने में कुछ समय लगे या वह कुचालक का कार्य करे। तो परावैद्युत माध्यम में वायु या निर्वात भी हो सकता है। वायु को तो आप लोग जानते हैं, हवा, और निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर वायु नहीं होती। वो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब दो बिंदु आवेश या दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन्यवाद।